नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का 10वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन का हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड किया गया है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का जो एग्जाम होना है, वो संभावित जो है अप्रैल 2023 में परीक्षा इसका संभावित है, यानी कि अप्रैल में इसका परीक्षा जो है संपन्न कराया जा सकता है। तो जीएस में आप सबको पता होगा, महत्वपूर्ण पार्ट है। पार्ट 1 जीएस के लिए इसमें 30 प्रश्न जीएस का पूछा जाता है। इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड और जो जीएस के प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में करंट अफेयर्स और जीएस के क्वेश्चन को जो है शामिल किया गया है। तो यह आज का जो है 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आज का, निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी ऑप्शन, बी सी डी। बी सी डी यानी कि बी से हो जाएगा बाइनरी, सी से कोडेड और डी से हो जाएगा डेसिमल। यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल तकनीक ये कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करता है। और कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में बीसीडी दशमलव संख्याओं यानी कि डेसिमल नंबर के जो बाइनरी इनकोडिंग होता है, इसका एक वर्ग है, जहां जो है प्रत्येक दशमलव अंक को निश्चित संख्या में बिट्स या बिट्स द्वारा जो है ये प्रदर्शित किया जाता है। तो बी सी डी यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं? तो यह कहलाता है ईमेल सर्वर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाला कंप्यूटर ईमेल सर्वर कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं रेचल कार्सन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। साइलेंट स्प्रिंग ये पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है, जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन है। यह पुस्तक 1962 में प्रकाशित हुई थी। चौथा प्रश्न है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? तो यह एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यूपीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। स्पष्ट है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सीवेज। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं, और ये पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो सीवेज हो गया, कागज हो गया, लकड़ी, ये सभी जो है जैव अपघटनीय प्रदूषक के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन में सीवेज है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह आपका स्थित है जम्मू और कश्मीर में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जम्मू एवं कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर यह नाम जो है रखा गया था। और सातवां प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, वह है जिम कार्बेट। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना यदि देखा जाए तो 1936 में हुई थी। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। और यह कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है यह। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी 1977 में हुआ था। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुई थी 1955 में हुआ था ये, 1955 में। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है
किस राज्य में है? तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पुराना पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय उद्यान, तो कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ये विकल्प सही है यहाँ पे। कुंडग्राम जो कि वैशाली के निकट है और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था या किसके शासन काल में हुआ था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड कर्जन के समय में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन जो है 1899 से लेकर के 1905 तक ये बंगाल का जो है वायसराय रहा या गवर्नर जनरल कह सकते हैं। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसके निर्णय की जो घोषणा हुई थी वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी और ये प्रभावी यानी कि लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये प्रश्न बनता है यहाँ पे कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ यानी कि लागू हुआ और इसकी घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। और फिर बाद में 1911 की दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो यदि पूछा है बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया था, तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आप देख सकते हैं 4 विकल्प है, इसमें से सही सुमेलित कौन सा है वह बताना है। तो पहला दिया गया है 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो गलत है आपका, 1940 नहीं होगा। यहाँ पे पहला गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वह 1929 में हुआ था, न कि 1940 में। तो पहला गलत है। राजगुरु को फांसी दिया गया है 1931 में। तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1931 यानी कि 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अ, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 दिया गया है, यहाँ पे सी विकल्प भी गलत है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 से। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1920 में दिया गया है रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह जो है 1920 नहीं बल्कि 1919 होगा। अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। तो आपसे पूछा गया था सही सुमेलित कौन सा है, तो बी विकल्प यहाँ पे सही सुमेलित है, बाकी सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं यानी कि रिंग हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह भी हैं। यदि पूछा जाए किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो शनि ग्रह के 82 उपग्रह हैं वह शनि के। और 79 जो है उपग्रह हैं बृहस्पति के। बृहस्पति की। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। और बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डेमोस। तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है, वह चंद्रमा। तो ये भी आप याद रखिएगा। पूछा गया प्रश्न किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, तो शनि से होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सी विकल्प से हुआ तेल नदी। तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में आपका कोयना नदी है, भीमा नदी है, डॉन है, तुंगभद्रा है, पंचगंगा है, घाट प्रभा है। ये सभी जो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। जबकि तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी ये महानदी की सहायक नदी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो कल का प्रैक्टिस सेट जो लोग सॉल्व किए होंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको बताया गया था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह अनुच्छेद 21 बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और अनुच्छेद 19 में दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक स्वातंत्र्य दिया गया है अनुच्छेद 19 में। और अनुच्छेद 20 में है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अनुच्छेद 21 ए में है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया था। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, हमेशा प्रश्न बनता है अनुच्छेद 21 ए से, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और ऐसा जो है अनुच्छेद 323 में उसका वर्णन है। और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना यदि पूछे जाए किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 315 में है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपेगा, तो राष्ट्रपति को। और ऐसा आपका अनुच्छेद 323 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना से जो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतमाला परियोजना सड़क आधारभूत परियोजना है कि एक जो है अम्ब्रेला योजना है जो आर्थिक गलियारा, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, रोड, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़क, एक्सप्रेसवे आदि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने सुधारने के लिए ये चलाई जा रही है भारतमाला परियोजना। और अगला प्रश्न है, सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? तो यह राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सबरी संकल्प अभियान ये राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। इस योजना की उद्देश्य कुपोषण को मिटाना है और ये अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित किस समिति या आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम थी? तो यह कोठारी आयोग का, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जुलाई 1964 में 1964 में डीएस कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1968 में नवीन शिक्षा नीति का आयोजन किया गया और इस नीति में सेकेंडरी स्तर पर त्रिभाषा फार्मूले पर जोर दिया गया और इस नीति में शिक्षा पर व्यय को राष्ट्रीय आय के 6% तक बढ़ाने की भी अनुशंसा की गई थी। तो कोठारी आयोग का गठन यदि पूछा जाए कब हुआ था, 1964 में हुआ था, डीएस कोठारी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, एमएचआरडी की योजना एनईएटी का लक्ष्य है। इसका लक्ष्य है उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, तो पहले यह एमएचआरडी था, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वर्तमान में इसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जा रहा है। तो एनईएटी जो है नीट यानी कि नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, यह योजना का प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम सुनिश्चित करना है और इस योजना में ट्रिपल पी मॉडल को प्रोत्साहन भी दिया गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब
एमएचआरडी मिनिस्ट्री का जो है नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः होती है, तो यह क्रियान्वितकारी होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है डिक्टाफोन। ये विकल्प सही होगा यहाँ पे। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र डिक्टाफोन कहलाता है। डिक्टाफोन ऐसी मशीन है जो टाइपिंग और वाचन दोनों करती है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेत में परिवर्तित करने वाला यह यंत्र या डिवाइस कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को .bmp .png .jpg .tif या gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? तो वह है बिटमैप। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। बिटमैप ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो पैमाने तथा स्कैन की गई छवियों को परिवर्तित किया जा सकता है, और फॉर्मेट जो है या एक्सटेंशन कह सकते हैं .bmp .png .jpg .tif या gif जैसे एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर यह स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अभी पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था इनसे, ये किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से संबंधित है यह, और पूछा गया किस राज्य से संबंधित है ये प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उड़ीसा से। भारत की ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, क्रम याद रखिएगा। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा राज्य से संबंधित है। इनका जन्म ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 150वां। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 180 देशों की सूची में भारत का रैंक कितना है? तो 150वें स्थान पर भारत है। इस सूचकांक को एक गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रकाशित करता है। यदि पूछा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था जो है प्रकाशित करती है। और भारत 2021 के सूचकांक में 142वें स्थान पर था। 2021 में भारत इसमें 142वें स्थान पर था, यानी कि 8 स्थानों का गिरावट हुआ है इस बार। तो अब वर्तमान में भारत का स्थान है 150वां। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मॉस का निधन हो गया? तो वह थे ऑस्ट्रेलिया के। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मार्च 2022 में किसे फरवरी माह के लिए आईसीसी मेंस यानी कि पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? चुना गया श्रेयस अय्यर को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो है डॉक्टर मानिक साहा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तमान यानी कि चालू शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें निर्माणात्मक प्रक्रिया आकलन प्रक्रिया अपनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह है सूक्ष्म शिक्षण। बी ऑप्शन यानी कि माइक्रो टीचिंग। ये शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण से छात्र और अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है, और सूक्ष्म शिक्षण में छात्र व अध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई हैं उनको दूर करने का भी पूर्ण अवसर मिलता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? यानी कि किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण यानी कि उसका छोटा रूप जो है संभव हो सका है? तो यह हुआ है समाकलित परिपथ चिप्स के लिए। हिंदी में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या जिसे कहते हैं हिंदी में समाकलित परिपथ चिप्स। तो आईसी चिप्स इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, आईसी चिप।
तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है आईसी का। एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये, और वर्ष 1958 में अपने आविष्कार के बाद यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने लगा। आईसी चिप्स अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट से ही आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण जो है संभव हो सका है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी में लिखा हुआ है आईसी चिप्स जो है यदि लिखा रहे, या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स लिखा रहे, तो भी आपका जो है सही हो जाएगा। तो ये था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का 10वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट और साथ में करंट अफेयर्स के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। तो वहां से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।